नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नवेंदु। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज और ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनाव की, जिसे लेकर एक और एनडीए हुंकार भर रहा है तो दूसरी ओर महागठबंधन है। लेकिन इन दोनों के अलावा थर्ड फ्रंट पे भी कुछ नेता हैं, वो जोर आजमाइश कर रहे हैं और इसमें सबसे बड़ा नाम है प्रशांत किशोर का, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव पर बहुत बड़ा हमला बोला है। तो हर्ष जी मेरे साथ हैं। हर्ष जी, प्रशांत किशोर ने सीधे सीधे लालू यादव पर हमला बोलते हुए कहा है कि अपने बच्चों की चिंता कैसे करनी चाहिए वो लोगों को लालू प्रसाद यादव से सीखनी चाहिए। तो क्या प्रशांत किशोर जैसे जैसे चुनाव आ रहा है धीरे धीरे ये कंफर्म करते जा रहे हैं कि वो महागठबंधन की ही लोटियां डुबाने वाले हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होगा क्योंकि प्रशांत किशोर जिस तरीके से मैदान में है, वो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जब भी कटाक्ष कर रहे हैं तो महागठबंधन को लेकर ही कर रहे हैं, एनडीए के कुनबे को लेकर थोड़ी शांति बरत रहे हैं। अब वो क्या समझा जाए ये तो वक्त ही बता पाएगा, लेकिन प्रशांत किशोर अभी तेजस्वी यादव पर कटाक्ष कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 9वीं फेल को आप खास तौर पर सीएम की कुर्सी पर बैठा देखना चाहते हैं। लालू को अपने परिवार की ज्यादा चिंता सता रही है और वाकई ऐसा है भी, क्योंकि तेजस्वी यादव जो लगातार युवाओं की बात करते हैं, आपने पिछले दिनों देखा था बीपीएससी की परीक्षाओं की भी बात उन्होंने की थी। हालांकि उनको उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन वो ज्ञान बखारने की कोशिश करते हैं और एक तरीके से प्रशांत किशोर सही भी कह रहे हैं कि अगर आपको युवाओं की चिंता है, आपको उनके भविष्य की चिंता है, तो कहीं ना कहीं आपको पहले अपना भविष्य सुधारना होगा, तब आप दूसरे के भविष्य की चिंता करें। प्रशांत किशोर का कहना है कि लालू यादव चाहते हैं कि राजा का बेटा ही राजा बने, लेकिन तेजस्वी 9वीं फेल है और वो एक चपरासी की नौकरी के लायक भी नहीं है। हाँ, वही कहा जा रहा है क्योंकि बिहार के अंदर बार बार ये कहा जाता है कि युवाओं को नौकरी नहीं दी। तेजस्वी यादव कहते हैं कि 17 महीने के कार्यकाल में मैंने इतनी नौकरियां दे दी हैं। और तेजस्वी यादव से जब एक मीडिया कर्मी ने सवाल पूछा था, 2 साल पहले की बात है, तो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन का वो जवाब भी नहीं दे पाए थे कि आखिर युवाओं के लिए उनके पास रणनीति क्या है और साल में आप कितनी नौकरियां देंगे। लेकिन सिर्फ वो ज्ञान भगाते हैं कि हमने 17 महीने में इतने लाख नौकरियां दे दी हैं युवाओं को और अगर हमारी फिर से सरकार आएगी तो हम इतने लाख नौकरियां देंगे। लेकिन क्या गुणा भाग आपके पास है कि आप किस तरीके से उन युवाओं को नौकरी देंगे? हालांकि अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, जो एनडीए की सरकार जब है, सीएम नीतीश कुमार थे तो फिर तेजस्वी यादव क्यों हुंकार भर रहे हैं? नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से हैं और उनके कामकाज को बिहार की जनता ने देखा है। ऐसा नहीं है कि पहली बार नौकरी मिला है बिहार में। नीतीश कुमार ही वो हैं जिन्होंने तमाम व्यवस्थाओं को सुधारा है और जो भी नौकरियां मिली है उसमें सीएम से ज्यादा डिप्टी सीएम की भूमिका कैसे हो सकती है? देखिए, वो भूमिका दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी आपको याद होगा कि 11 जून से जो जनसंपर्क अभियान की शुरुआत आरजेडी कर रही है, उसमें बताया जाएगा कि 1990 का बिहार कैसा था और लालू यादव के आने के बाद बिहार कैसा हुआ। हालांकि तेजस्वी यादव का जो 17 महीने का कार्यकाल है वो बताने लायक नहीं है, इसलिए तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि हमें 1990 वाला बिहार और जब लालू प्रसाद यादव वाला बिहार था वो दिखाना होगा, क्योंकि 17 महीने में ऐसा कुछ नहीं किया गया। अगर आप युवाओं से बातचीत करेंगे या फिर एक आंकड़ा देखेंगे तो जितने लाख नौकरियां बता रहे हैं तेजस्वी यादव के तरफ से वो नौकरियां नहीं दी गई थी, वो नीतीश कुमार की तरफ से नौकरियां दी गई थी क्योंकि सीएम वो थे और उनकी तरफ से ही सिग्नेचर किया गया था, जिसके बाद युवाओं को नौकरी मिली थी। तो आपके पास बताने के लिए तो कोई एजेंडा है नहीं। अब आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आपके पास अब आगे आने वाले समय में कोई डाटा भी उपलब्ध नहीं है। अभी आप तेज प्रताप यादव मामले में फंसे हुए हैं, आप लालू यादव का जन्मदिन को लेकर सोच रहे हैं। इस पे मैं आऊंगा आगे हर्ष जी, लेकिन ये प्रशांत किशोर जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, लोगों के मन में ये डाउट क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि प्रशांत किशोर का आखिरकार एजेंडा क्या है। ना वो इधर के हैं ना वो उधर के हैं, विरोध वो हर किसी का करते हैं। तो ऐसे में क्या बेगानी शादी में अब्दुल्ला जैसा हाल हो गया है प्रशांत किशोर का और चुनाव के नतीजे जो होंगे वो पूरी तरह से इनके खिलाफ ही होंगे? देखिए, चुनाव के जो नतीजे होंगे कुछ खिलाफ हों, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर वोट काट सकते हैं कई पार्टियों के। अब उसमें एनडीए भी शामिल हो सकता है, महागठबंधन तो ज्यादा तौर पर शामिल हो सकता है, क्योंकि प्रशांत किशोर ऐसा नहीं है कि उपचुनावों में उन्होंने कमाल नहीं किया, उपचुनावों में उन्होंने कई पार्टियों के वोट काटे हैं। और अब जब हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहा है, तो अगर उसको आप आधार मानेंगे फिर तो एनडीए ने लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल की, तो उन्होंने तो महागठबंधन का ही वोट काटा। तो महागठबंधन का वोट इसलिए कट रहा है ना, क्योंकि प्रशांत किशोर जब आप जाएंगे उस एरिया में जो कि मुस्लिम बहुल एरिया है, वहां पर खास तौर पर वो
ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप अगर एनडीए के कुनबे को देखेंगे तो एनडीए का कुनबा ठीक है कि आप दलित और पिछड़ों के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक हिंदू कम्युनिटी को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी, तो उसको छेड़ना प्रशांत किशोर नहीं चाहते हैं। अभी प्रशांत किशोर चाहते हैं कि हम मुस्लिम कम्युनिटी, दलित और पिछड़ा वर्ग के पास जाएं और उनको बताएं कि महागठबंधन ने कैसे उनके साथ जातियां की हैं और उनके वोट हासिल किए जाए। तो ऐसे में क्या सरकार बना लेंगे वो जो इस तरह से हुंकार भर रहे हैं? बनाएंगे, लेकिन महागठबंधन को नुकसान होगा, क्योंकि महागठबंधन की जो रणनीति रहनी चाहिए थी वो रणनीति इस वक्त दिखाई जमीन पर नहीं पड़ रही है। महागठबंधन अभी अपने पारिवारिक कलह पर फंसा हुआ है। गठबंधन में कितनी सीटें मिले, कितनी दूसरे को मिले, उसमें फंसा हुआ है। अगर तेजस्वी यादव ने आगे आने वाले समय में रणनीति नहीं बनाई नवेंदु, तो ये आप कह सकते हैं कि आरजेडी को खासा नुकसान होने जा रहा है। क्योंकि आप देखिए नीतीश कुमार ने कई ऐसी योजना बनाई है जो कहीं ना कहीं लोगों को लाभ पहुंचा रही हैं। प्रशांत किशोर अपना एजेंडा बता रहे हैं। प्रशांत किशोर का एजेंडा खासतौर पर युवाओं को लेकर है, दलितों और पिछड़ों को लेकर है। वो बता रहे हैं, डेटा दे रहे हैं कि हम किस तरीके से कितनी नौकरियां देंगे और कितना लाभ उन लोगों को पहुंचाएंगे। लेकिन यही प्रशांत किशोर हैं जो कह रहे थे कि हम जातिवाद से आगे बढ़ेंगे, हम विकास के नए आयाम लिखेंगे, और वही प्रशांत किशोर चुनाव की जो पूरी रणनीति बना रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जातियों को देखकर कि किस विधानसभा में कितनी जातियां हैं, कौन से उम्मीदवार वहां उतारने होंगे। तो यहां पर भी तो प्रशांत किशोर झूठे साबित हो गए। वो भी तो जातिगत राजनीति ही करना उन्होंने शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी कितनी भी बात कर ले, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश में जाति बिना कोई भी बातचीत नहीं कर सकता। आप कितनी भी अच्छी राजनीति की बात करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर को फिर भी जाति की बात करनी होगी। कर्पूरी ठाकुर का भी एक जमाना था, उनकी तरफ से भी खास तौर पर इन बातों को कहा गया था, लेकिन फिर उनको जाति की बात करनी पड़ी थी। और बिहार में अब तक आप जाति की बात नहीं करेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। और प्रशांत किशोर को यह पता है कि अगर इस वक्त वो जाति की बात नहीं करेंगे तो जो वो समझ रहे हैं कि 5 से 10 सीट आ जाएगी, वो भी उनको नहीं आती मिलेगी। क्योंकि अगर बिहार में 10 सीटें भी किसी की पार्टी की आ जाती हैं तो सरकार बनाने की निर्णायक भूमिका में हो जाता है। और यही कहीं ना कहीं बिहार की ये जिस तरह से हमलावर हैं एनडीए और महागठबंधन पर, उससे क्या लगता है कि अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है तो ये किस दल को समर्थन देंगे? एनडीए को देंगे गठबंधन में या फिर महागठबंधन को? क्योंकि इनके हमले जो हैं जिस तरह से लालू तेजस्वी पर करते हैं उसी तरह से पीएम मोदी और नीतीश पर भी करते हैं। तो क्या चुनाव के बाद इनका एक सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिलेगा अगर ऐसा होता है तो? देखिए, ऐसा हो सकता है क्योंकि अभी कई फ्रंट बिहार के अंदर बने हुए हैं। आपने देखा है एआईएमआईएम भी इस वक्त चुनाव लड़ रही है। कई और दल हैं, सीमांचल में मजबूत है। कई और दल ऐसे हैं, और जब प्रशांत किशोर मैदान में आ गए हैं तो बिहार में वोट कटेगा, काफी कटेगा, महागठबंधन का कटेगा। क्योंकि महागठबंधन इस वक्त मुस्लिम वोटों को अपना मानती है, दलित और पिछड़ा वोटों को अपना मानती है। एआईएमआईएम मुसलमानों की बात कर रही है सिर्फ, इस वक्त प्रशांत किशोर दलित और पिछड़ा वर्ग की बात कर रहे हैं, और जो अन्य पार्टियां हैं वो भी दलित और पिछड़ा की बात कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं वोट खास तौर पर कटेगा, महागठबंधन को काफी नुकसान होगा। और आगे आने वाले समय में अगर प्रशांत किशोर की 5 से 10 सीटें भी आती हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को इससे फायदा हो सकता है, क्योंकि एनडीए के लिए अभी उन्होंने ऐसा कोई भी कटाक्ष नहीं किया है। प्रधानमंत्री नीतीश कुमार को पे तो लगातार हमले बोलते हैं, पीएम मोदी पर भी हमले बोलते हैं, कहते हैं कि ये सब एक जैसे ही है। तो क्या लग रहा है फिर अगर प्रशांत किशोर का यही रवैया रहा, और महागठबंधन में तो पहले से सियासी ड्रामा चल रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के बीच, भले वो दिखाने की कोशिश कुछ और करें, तो ऐसे में क्या बाजी एनडीए मारता हुआ दिख रहा है? देखिए, एनडीए पूरी तरीके से अपने आप को सेट कर चुका है बिहार के अंदर। जो सीट शेयरिंग को लेकर हम देख रहे थे कि मुद्दा उठ रहा था, वो भी दिल्ली में सीट शेयरिंग के मुद्दे को एकदम खत्म कर दिया गया। और जो बिहार के अंदर हम देख रहे थे कि सीएम फेस को लेकर भी जो उठापटक चल रही थी, सम्राट चौधरी के लिए बातें कही जा रही थी कि सम्राट चौधरी सीएम उनको बनाया जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर पहले ही ऐलान कर दिया गया कि नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे और उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। बात रही चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान जिस तरीके से बगावत कर रहे थे, हमने देखा कि कैसे सीएम के साथ उनकी मुलाकात हुई है, क्योंकि उन्होंने पोस्टर भी लगा दिए थे चिराग पासवान ने, जिससे लग रहा था कि एनडीए के खेमे में कहीं ना कहीं बगावत का सुर चिराग पासवान फूंक सकते हैं। ये सिर्फ गिदड़ भभकी मान सकते हैं ज्यादा सीट के लिए? नहीं, आप प्रेशर पॉलिटिक्स एक तरीके से कह सकते हैं कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स बनाने की कोशिश बीजेपी पे कर रहे हैं, क्योंकि चिराग चाहते हैं कि वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और बीजेपी क्या उन्हें आगे आने वाले समय में ज्यादा सीटें देगी, ये इंतजार कर रहे हैं। तो हर जी, ये जो हमारा बीजी है, बिहार की रणनीति का लिटमस टेस्ट
इस बार सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट किसका होने वाला? क्या प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है? क्योंकि जिस तरह से इन्होंने राजनीति में पहले जेडीयू के साथ जुड़े, फिर दोबारा से अपनी पार्टी स्थापित की और जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि गांधी मैदान की वो रैली हर किसी को याद है जब कुर्सी खाली रह गई थी, तो ऐसे में क्या इस बार प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है? अगर कुछ कमाल किया तो ठीक है, वरना इनकी भी हालत अरविंद केजरीवाल जैसी हो जाएगी क्या? देखिए, ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता। प्रशांत किशोर जिस तरीके से कांग्रेस के लिए सलाहकार रहे, प्रशांत किशोर जिस तरीके से ममता बनर्जी के लिए सलाहकार रहे हैं, वो जानते हैं कि आखिर पार्टी किस तरीके से अपना वर्चस्व स्थापित करती है लोगों के बीच। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि अरविंद केजरीवाल वाला उनका हाल हो सकता है, लेकिन हाँ, इतना हम जरूर कह सकते हैं, उनकी जो तस्वीर नजर आ रही है कि 5 से 10 सीटें तो नहीं, लेकिन वो 2 से 3 सीटें जरूर बिहार के अंदर निकाल लेंगे। अगर उन्होंने 2 से 3 सीटें भी निकाली तो कहीं ना कहीं ये लगेगा कि अभी प्रशांत किशोर आगे आने वाले समय के लिए तैयारी कर रहे हैं। 2030 के लिए तैयारी प्रशांत किशोर की हो रही है, तब वो आप कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की भूमिका काफी अहम होगी, लेकिन अभी इतनी भूमिका उनकी अहम नहीं होने जा रही। अब हमारे साथ जुड़े हर्ष जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत वाकई में दिन व दिन बहुत ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। जिस तरह से दोनों ओर से बयान आते हैं और अब जो ये तीसरा फ्रंट नजर आ रहा है प्रशांत किशोर की अगुवाई में, तीसरा फ्रंट सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज की ही मान सकते हैं आप। वो जिस तरह से एक और एनडीए पर कटाक्ष करते हैं, दूसरी ओर महागठबंधन पर तंज कसते हैं, तो लोगों में मैसेज क्लियर नहीं जा पा रहा है कि आखिरकार प्रशांत किशोर की जीत या हार किसके लिए सिरदर्द बनेगी। क्योंकि अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया है कि प्रशांत किशोर का एजेंडा क्या है। जिस तरह से वो इतने दिनों से हुंकार भर रहे थे, वो तमाम बातें अब चुनाव के साथ साथ नीचे जाती हुई नजर आ रही हैं और प्रशांत किशोर सिर्फ और सिर्फ एक जाति पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही वो बाहर से कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर क्या बिहार के चुनाव में कुछ कमाल कर पाएंगे? जिस तरह से वो लालू पर और तेजस्वी पर इतने ज्यादा हमलावर हो गए हैं, तो क्या वो सबसे ज्यादा नुकसान महागठबंधन को पहुंचाएंगे, या फिर अभी तो 3-4 महीना है चुनाव में, उससे ठीक पहले प्रशांत किशोर का कोई और नया रूप देखने को मिल सकता है? इस पर अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।